हम इसका सामना करेंगे एक फैमिली की तरह। यह एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां 60s का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब, उन्नत विज्ञान और परिवार का अटूट बंधन एक ब्रह्मांडीय खतरे से टकराता है। मार्वल की पहली फैमिली फैंटास्टिक फोर अब तक के सबसे भयानक दुश्मन का सामना करने जा रही है। गैलेक्टस, एक स्पेस देवता जो ग्रहों को अपनी भूख का शिकार बनाता है, और उसका रहस्यमय खामोश संदेश वाहक सिल्वर सर्फर। लेकिन जब यह खतरा उनके परिवार के दिल तक पहुंचता है, यह सिर्फ धरती की लड़ाई नहीं रह जाती, यह एक माँ, एक पिता और एक परिवार की कहानी बन जाती है। कहानी शुरू होती है अर्थ 828 पर, एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी और रेट्रो स्टाइल का अनोखा मिश्रण है। रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक तभी सू यानी इनविजिबल वुमेन कमरे में दाखिल होती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। वो कुछ नहीं बोलती, बस एक प्रेगनेंसी टेस्ट रीड की ओर बढ़ाती है। रीड की उंगलियां रुक जाती हैं। वो टेस्ट को देखता है जो पॉजिटिव है। 2 साल की नाकाम कोशिशें, अनगिनत निराशाएं और आखिरकार आज उनको ये खुशी देखने को मिली है। रीड का चेहरा खुशी से भर जाता है। वो सू को गले लगाता है, लेकिन उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा हावी हो जाती है। वो बच्चे पर हुए कॉस्मिक रेडिएशन के असर की टेंशन लेने लगता है। सू उसे बीच में रोकती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, रीड अभी सिर्फ खुश हो जाओ, बाकी बाद में। सीन कट होता है एक ग्रैंड सेलिब्रेशन पर। न्यूयॉर्क का एक विशाल स्टेडियम जहां हजारों लोग इकट्ठा हैं। आज फैंटास्टिक फोर को बने 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले 4 खगोल शास्त्री रीड रिचर्ड्स, सू स्टोन, जॉनी स्टॉर्म और वैन ग्रिम एक स्पेस मिशन पर गए। उनका मकसद था सितारों से जवाब ढूंढना, लेकिन एक कॉस्मिक तूफान ने उनके डीएनए को हमेशा के लिए बदल दिया और अब रीड का शरीर रबर जैसा खिंचता है। सू हवा में गायब हो जाती है। जॉनी आग की लपटों में उड़ता है और बैन एक पत्थर सा जायंट बन जाता है। ये श्राप नहीं था, वरदान था। उन्होंने मोलमैन को रोका जिसने पनामा बिल्डिंग को चुराने की साजिश रची, मैट थिंकर को हराया जो न्यूयॉर्क को डुबोना चाहता था, और रेड घोस्ट के सुपर एप्स को भी उनके टीम वर्क ने धूल चटाई। और सू स्टोन, उसने सिर्फ ताकत नहीं दिखाई, उसने मोलमैन से शांति समझौता किया जो आज भी कायम है। उन्होंने साथ में कई ऐसे कारनामे किए और दुनिया को मुसीबत से बचाया। जब फैंटास्टिक फोर का नाम पुकारा जाता है, स्टेडियम तालियों और चीखों से गूंज उठता है। वो सिर्फ अब हीरो नहीं, उम्मीद का प्रतीक है। सेलिब्रेशन का माहौल बिजली की तरह है। विशाल स्टेडियम में लाइट्स झिलमिलाती हैं और भीड़ फैंटास्टिक फोर चिल्ला रही है। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद परिवार बैक्स्टर बिल्डिंग, जो उनका घर है, में एक डिनर के लिए इकट्ठा होता है। उनका रोबोट असिस्टेंट हर्वी टेबल पर कमाल की डिशेज परोसता है। सू और रीड थोड़ा लेट पहुंचते हैं। जॉनी तंज कसता है, क्या बात है भाई, एक्सपेरिमेंट में फंस गए या सू को इनविजिबल होने की प्रैक्टिस करा रहे थे। खुशी का माहौल होता है, तभी अचानक सभी के सामने सू बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। एकदम सन्नाटा हो जाता है। फिर जॉनी उछल पड़ता है, मैं अंकल बनने वाला हूँ। बैन अपनी भारी आवाज में, और मैं तो सुपर अंकल बनने वाला हूँ। हर्वी अपनी रोबोटिक आवाज में, कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टॉर्म रिचर्ड्स फैमिली कहता है। न्यूज चैनल पर हेडलाइन चलती है, फैंटास्टिक फोर अब 5 होने वाले हैं, और लोगों के बीच सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, क्या ये बच्चा भी नई शक्तियों के साथ पैदा होगा? रीड हमेशा की तरह एक कॉस्मिक स्कैनर बनाने में जुट जाता है जो बच्चे में म्यूटेशंस का पता लगा सके। इसी बीच कई बार उन्हें स्पेस से अजीब मैसेज मिलते रहते हैं। एक अल्ट्रासाउंड चेकअप के दौरान सू और रीड स्क्रीन पर बच्चे की धड़कन देखते हैं। रीड वैज्ञानिक मोड में कहता है, कॉस्मिक रेडिएशन का असर, हमें तैयार रहना होगा। सू उसका हाथ पकड़ती है, रीड वो हमारा बच्चा है, वो ठीक होगा। तभी एक इमरजेंसी अलर्ट स्क्रीन पर फ्लैश करता है। जॉनी दौड़कर आता है नए टीम सूट्स के डिजाइन लिए, देखो मैंने इन्हें कॉस्मिक प्रूफ बनाया है। लेकिन रीड सीरियस हो जाता है, एक ट्रांसमिशन आ रहा है स्पेस से। रीड अपने एक नए प्रयोग जहां पर वो टेलीपोर्टेशन पर काम कर रहा है और एक अंडे को टेलीपोर्ट करके वो ये प्रयोग जॉनी को दिखाता भी है, और अचानक सारी की सारी बिजली उस छोटे प्रयोग में चली जाती है। जॉनी अपनी पावर से रूम को रोशन करता है। सू को पता चलता है कि रीड ने क्रिब बनाने का काम हर्वी को दे दिया है। वो थोड़ा नाराज होती है, लेकिन रीड उसे समझाता है, क्रिब तो कोई भी बना सकता है सू, लेकिन मैं एक मशीन बना रहा हूँ जो हमारे बच्चे को कॉस्मिक रेडिएशन से बचा सके। सू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। एक ग्लोइंग फोर्स फील्ड बनता है जिसमें उनके बच्चे की एक हल्की सी छवि दिखती है। वो कहती है, रीड कुछ चीजें विज्ञान से परे हैं, मैं उसे अपने दिल से महसूस करती हूँ, वो हमारा है। उधर बैन बाहर भीड़ में घूम रहा है, बच्चे उसके पास दौड़ते हैं। थिंग, क्या आप एक कार उठा सकते हैं? बैन हंसता है, बस एक।
दो उठाऊं। वो एक कार को खिलौने की तरह उठाता है और बच्चे तालियां बजाते हैं। बच्चों की चीखें और तालियां गूंज रही हैं। जब बेन कार को हवा में लहराता है, वो बच्चों को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसका दिल कहीं और है। काश मैं भी ऐसा ही नॉर्मल होता। वेक्सटर बिल्डिंग में शांति का माहौल है। तभी आसमान फटता है, बिजली की चमक। जॉनी फ्लैश ऑन चिल्लाकर हवा में उड़ता है। जो वो देखता है वो किसी साईफाई फिल्म से कम नहीं होता। एक विशाल महिला चमकदार सिल्वर टोन कवच में सेलाबेल यानी सिल्वर सल्फर होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वो यहाँ आकर बोलती है, गैलेक्टस तुम्हारे इस प्लेनेट को खाने आ रहे हैं। बचे कुछ दिन अब आराम से जी लो, उसके बाद तुम सबको मरना ही है। जॉनी गुस्से में उसका पीछा करता है। तुम कौन हो और ये गैलेक्टस क्या बला है? लेकिन सेलाबेल एक इशारे में उसे स्पेस में उछाल देती है और एक अजीब सी भाषा में उसे कुछ बोल की वहाँ से निकल जाती है। रीड अपनी लैब में पुरानी गैलेक्सीज की रिपोर्ट्स खंगालता है। स्क्रीन पर डेटा आता है। ग्रहों की तबाही एक जैसी ऊर्जा दिखाती है। ये कोई रैंडम नहीं है। सेलावेल यानी सिल्वर सर्फर जहाँ जाती है वहाँ ग्रह गायब हो जाते हैं। गैलेक्टस उनके पास आए इससे पहले वो उसके पास जाके क्यों ना उसी को खत्म कर दे, ऐसी चर्चा उनके बीच होने लगती है। जॉनी उस रात नींद छोड़कर इंटरस्टेलर आर्काइव्स में डूब जाता है। सेलावेल के कहे शब्द अपने अपनों के साथ मरो उसे कहीं सुना हुआ लगता है। वो पुरानी भाषाओं की रिकॉर्डिंग सुनता है और एक आवाज उसे पहचानी सी लगती है, जैसा कुछ उस दिन सिल्वर सर्फर ने उससे बोला था। रीड नए सूट्स जॉनी को दिखाता है। ये कॉस्मिक रेडिएशन को सह सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार। सूट्स चमकदार हैं 60s की स्टाइल में, लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी से वह ये तो जेम्स बॉन्ड को भी फेल कर देंगे। वैन जो अब तक खामोश था बोलता है, रीड तू अब भी उस कॉस्मिक स्टॉर्म के लिए खुद को दोष देता है ना, पर सुन हमने तुझे कभी ब्लेम नहीं किया। ये पॉवर्स इन्होंने हमें फैंटास्टिक बनाया है। स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की ओर तेजी से उड़ रहा है। इसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है। बैकग्राउंड से आवाज आती है। कभी वो सितारों तक पहुंचने का सपना देखते थे, आज वो उससे मिलने जा रहे हैं जिसे कायनात भी नहीं समझ पाई। गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को ट्रैक करते हुए वो एक प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं। अचानक एक एनर्जी स्पाइक स्क्रीन पर सामने आता है। गैलेक्टस की शिप अर्थ से 13% बड़ी है। स्क्रीन पर एक विशाल अंधेरे से घिरा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे कोई ग्रह निगलने वाला टाइटन हो, और उनके सामने ऐसा हो भी रहा होता है। सू अपनी पावर से शिप को अदृश्य करके गैलेक्टस के स्ट्रक्चर्स में से निकलती है। सेलाबेल फिर प्रकट होती है। गैलेक्टस तुम सबसे मिलना चाहते हैं, और आखिरी में उसका कहना होता है तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हर्बी डेटा कलेक्ट करने जाता है, लेकिन सेलाबेल एक इशारे में सब साफ कर देती है। वो कहती है ग्रह गैलेक्टस नहीं चुनता, मैं चुनती हूँ। जॉनी गुस्से में पूछता है, उस दिन तुमने मुझे गिराया, तुमने क्या कहा था? सेलावेल आराम से जवाब देती है, एक आशीर्वाद था, अपने अपनों के साथ मरो। उसका जवाब जॉनी को अब परेशान करता है। अब वो सभी सामने होते हैं गैलेक्टस के। गैलेक्टस एक ब्रह्मांडीय जीव के जैसा काफी विशाल होता है। वो उन सभी से कहता है, लगता है तुम सभी यहाँ पर अपने प्लेनेट को ना खोने की भीख मांगने आए हो। अगर ऐसा चाहते हो तो मुझे अपना होने वाला बच्चा दे दो, क्योंकि इस बच्चे में ही सिर्फ मेरी भूख मिटाने की शक्ति है और ये मेरी जगह ले सकता है मेरा उत्तराधिकारी बनके। रीड और सू ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते। वो तुरंत ही वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन गैलेक्टस सू को ऐसी जादुई और खूंखार नजर से देखता है कि उसके बच्चे का जन्म का समय आ जाता है। जॉनी गैलेक्टस पर हमला करता है और सिल्वर सर्फर को चकमा देके वो सभी अपनी शिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानती। वो सू को पकड़ने ही वाली होती है, तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं। सू जॉनी को ऑर्डर देती है, इसने तुम्हारे भांजे को मारने की कोशिश की है, इसे जिंदा मत छोड़ना। वो शिप की लेजर बीम से उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं है। रीड शिप को टेलीपोर्ट करके एक ब्लैक होल तक ले आता है। उनका प्लान था सिल्वर सर्फर को ब्लैक होल की ग्रेविटी में फंसा देना, जिससे वो समय के जाल में फंस जाए, लेकिन ऐसा करना उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। वो स्पीड से शिप को ब्लैक होल में ले जाने लगते हैं और सू की चालबाजी से शिप गायब हो जाता है। सिल्वर सर्फर चकमा खाते हुए ब्लैक होल में फंस जाती है और फैंटास्टिक फोर स्पीड से वहाँ से निकल जाते हैं। सू स्पेस के ऐसे मोड़ पर बच्चे को जन्म देती है जहाँ पदार्थ और लाइट दोनों अपनी अवस्था में नहीं होते हैं। बच्चा जन्म लेता है किसी दैवीय शक्ति के जैसे। उसका नाम वो दोनों फ्रैंकलिन रखते हैं। रीड और सू अपने बेटे को देखते हैं। सू कहती है वो हमारा है और वो कुछ खास है। फ्रैंकलिन की छोटी उंगलियां
हल्की से चमकती हैं जैसे कोई तारा उसमें बसता हो। और टाइम वॉर्टेक्स से बचने के 1 महीने बाद वो सभी अपनी शिप की टूटी फूटी हालत के साथ में धरती पर आ जाते हैं। न्यूयॉर्क का आकाश आतिशबाजियों से जगमगा रहा होता है। लोग सोचते हैं फैंटास्टिक फोर ने गैलेक्टस को हरा दिया। सड़कों पर जश्न है, बच्चे फैंटास्टिक फोर के मास्क पहने नाच रहे हैं। लेकिन बैक्स्टर बिल्डिंग में माहौल गंभीर है। लोगों के सवाल पर रीड माइक उठाता है, हमने गैलेक्टस को हराया नहीं, हमने सिर्फ वक्त खरीदा है। उसको हराना इतना आसान नहीं है। वो एक समझौता चाहता था। अगर धरती को बचाना है तो अपने इस बच्चे को मुझे सौंप दो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। भीड़ में सवाल उठते हैं, न्यूज चैनल डर फैलाते हैं। क्या फैंटास्टिक फोर धरती को बचा सकते हैं? क्या वो गैलेक्टस को रोक सकते हैं? लोग डर रहे हैं, वो जवाब चाहते हैं। वहीं गैलेक्टस के सामने सिल्वर सर्फर होती है जो कहती है, क्या बच्चे को पकड़ना जरूरी है? गैलेक्टस गुस्से में बोलता है, वो बच्चा मुझे हर हाल में चाहिए, उसकी ताकत ही मुझे सुकून दे सकती है। गैलेक्टस को रोकने के लिए उन सभी के पास कोई प्लान नहीं होता। पहली बार उनके सामने ऐसा कोई विलेन आया होता है जिसको हरा पाना इतना मुश्किल है। रीड के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। जॉनी सिल्वर सर्फर के मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अब और भी करीब होता है उसे समझने में। वहीं शहर में लोग फैंटास्टिक फोर के खिलाफ उतर आए होते हैं। सभी लोगों का कहना होता है, अगर बात दुनिया बचाने की है तो उन्हें अपना बच्चा गैलेक्टस को दे देना चाहिए। रीड को लोगों के बीच फैला डर सही समझ आता है। लोग कर भी क्या सकते हैं, हम ही उनकी आखिरी उम्मीद है। तभी सू उसके इशारे को समझ जाती है। शायद रीड बच्चे को उसे सौंपने के बारे में सोच रहा है, जिसके बाद में वो वहाँ से उठ के चली जाती है। रीड उसे समझाता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, अपने बेटे को मैं उसे कभी भी नहीं सौंपूंगा। बस मुझे इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना है। सू एक फैसला लेती है। वो बच्चे को लेके लोगों के बीच में जाती है और उन सबको अपना बेटा फ्रैंकलिन दिखाती है और अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है कि मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि सू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे जमीन आसमान ही एक क्यों ना करना पड़े। ऐसा ही सू का भी सभी से कहना होता है, मैं इस बच्चे को उसको नहीं दे सकती और ना ही इस प्लेनेट को कुछ होने दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, हम एक साथ लड़ेंगे और उसे हराएंगे। वहीं रीड के दिमाग में एक आइडिया आ चुका होता है। वो सोचता है कि क्यों ना इस प्लेनेट को ही यहाँ से ले जाकर किसी और गैलेक्सी में शिफ्ट कर दिया जाए। उसने पहले भी एक अंडे के साथ में ऐसा प्रयोग किया है। अगर वो ऐसा करते हैं तो गैलेक्टस को इस प्लेनेट की लोकेशन ही नहीं मिल पाएगी। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इतनी ऊर्जा के सारे प्लेनेट की लाइट को बंद करना पड़े। पहले तो ये आइडिया सभी को बचकाना सा लगता है कि पृथ्वी कोई अंडा थोड़ी है, लेकिन बाद में सब कन्वेंस हो जाते हैं। दुनिया भर की सरकारें इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। सभी ब्रिज बनाना चालू करने लगते हैं जो धरती को टेलीपोर्ट करेंगे और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उसी हिसाब से मार्केटिंग भी की जाती है। जॉनी सिल्वर सर्फर के मैसेज को डिकोड करने में लगा हुआ था। अब वो दिन आ चुका था जिस दिन धरती को टेलीपोर्ट करना है। दुनिया भर की मशीनों को चालू किया जाता है और काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है। एनर्जी शील्ड धरती के चारों तरफ बनने लगी होती है। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर आ जाती है और लाइट की स्पीड से दुनिया की सभी टेलीपोर्टेशन टावर को एक एक करके तोड़ना चालू कर देती है। उसकी इस हरकत को जॉनी देख लेता है। वो उसके पीछे जाता है और एक जगह उसे फंसाकर उसके पुराने मैसेज को चलाने लगता है जिसको उसने डिकोड कर लिया था। और उसी की भाषा में वो उससे कहता है, सेलाबेल कभी साइंटिस्ट हुआ करती थी, लेकिन उसके प्लेनेट को बचाने के लिए उसने गैलेक्टस की गुलामी करना चालू कर दिया था। उसका प्लेनेट तो उसकी गुलामी से बच गया था, लेकिन बाकी के प्लेनेट नहीं बच पाए। उनका अंत बहुत बुरा हुआ था। सेलाबेल इस असलियत को सहन ही नहीं कर पाती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है। जॉनी उसके पास जाके उससे बोलता है, जैसे तुमने अपने प्लेनेट को बचाया था वैसे ही मैं भी बचाऊंगा। तुम बच्चे को छोड़ दो और मुझे अपने साथ में ले चलो। सेलाबेल का कहना होता है, ये फैसला तुम नहीं कर सकते हो। बच्चे को बचाना है तो यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। रीड अब धरती को कहीं भी नहीं ले जा सकता है, लेकिन उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है, क्यों ना हम गैलेक्टस को उसकी शिप से ही अलग कर दें, क्योंकि उसको उसकी ताकत उसी शिप से मिलती है। लेकिन ऐसा कैसे होगा वो आगे बताता है। अभी एक ब्रिज सही सलामत है और 40 सेकंड तक चल सकता है। हम उसकी मदद से गैलेक्टस को ब्रह्मांड में कहीं दूर फेंक देंगे जिससे वो भटक जाएगा। गैलेक्टस को अपने जाल में फंसाने के लिए उन्हें फ्रैंकलिन को
चारे की तरह यूज करना पड़ेगा, जिससे गैलेक्टस उनके जाल में फंस सके। अगले पल में वो सभी उस जगह पहुंच जाते हैं और इस प्लान को पूरा सही बनाने की रणनीति बनाने लगते हैं। इस युद्ध से आम लोग सही सलामत रहे, उसके लिए सू मोलमैन से बात करती है और सभी लोगों को अंडरग्राउंड रखने के लिए कहती है, और मोलमैन उसकी इस बात को मान जाता है। सभी लोग अब वहां जाने लगते हैं। गैलेक्टस धरती पर आ चुका होता है और वो सभी जगह को स्कैन करने लगता है और धरती की मिट्टी को उठा के भी देखता है। तभी फ्रैंकलिन की लोकेशन उसे मिल जाती है, लेकिन जब तक वो वहां उसके पास पहुंचता है उस पर हमला हो चुका होता है। जॉनी फ्रैंकलिन को वापस वेक्सटर बिल्डिंग में रख आता है। रीड बिल्कुल तैयार होता है गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करने के लिए, लेकिन गैलेक्टस उस मशीन के पहले रुक के मुड़ जाता है क्योंकि उसकी नजर फ्रैंकलिन पर पड़ जाती है और वो उसी ओर जाने लगता है। सभी मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं। गैलेक्टस सबको कीड़े मकोड़े जैसा मारने लगता है। बेन को वो एक फटके से स्पेस के बाहर पहुंचा देता है और रीड को रबड़ के जैसे खींचता ही जाता है, जिससे वो बहुत तेज चिल्लाने लगता है। जॉनी और बेन रीड को बचाते हैं, लेकिन तब तक गैलेक्टस के हाथ में बच्चा आ चुका होता है। सू ये देखकर बहुत गुस्से में होती है। अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने लगती है। रीड उसे रोकता भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो गैलेक्टस को पीछे धकेलते ही जाती है। जॉनी और बेन भी उसकी मदद करने लगते हैं। जैसे ही वो उस मशीन के पास पहुंचता है, रीड उसे बॉर्म होल के अंदर ढकेल देता है, लेकिन अभी भी गैलेक्टस वापस आने की कोशिश करता है, जिस पर जॉनी इस बार अपने आप को सैक्रिफाइस करने ही वाला होता है। तभी सिल्वर सर्फर आके उसे रोक के खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और पोर्टल बंद हो जाता है। बच्चे को लेके वो सभी सू के पास भागते हैं, जो अब मर चुकी होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे को उसके पास में रखा जाता है, एक रोशनी दोनों को जोड़ देती है और सू फिर से जिंदा हो जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। मूवी की मिड क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है 4 साल बाद वेक्सटर बिल्डिंग में शांति। सू एक रेट्रो स्टाइल की कुर्सी पर बैठी है, फ्रैंकलिन की गोद में। वो एक किताब पढ़ रही है, द स्टार्स वी ड्रीम। सू किताब रखने उठती है। जब लौटती है, फ्रैंकलिन अकेला नहीं होता। उसके सामने एक नकाबपोश शख्स, काली पोशाक, धातु का मास्क, उसकी आवाज गहरी, तू वो है जिसे मैं ढूंढ रहा था। डॉक्टर डूम आ चुका है। अगली फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।